नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग ने पिछली जो क्लास थी उसमें भारत के प्रमुख दर्रों पे बात किया था। तो जो आज की क्लास है इसमें हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, भारत उससे जो संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग उसके बारे में और जानेंगे कि नदियों का उद्गम क्या है, उन्हें किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, किस देश में किस नाम से जाना जाता है, उनका अपवाद क्षेत्र कितने राज्यों में है, कितने देशों में है, वो किस किस राज्य में बहती हैं, कितने देश में बहती हैं, उनकी सहायक नदियां हैं। तो जितने भी उन पे बांध जो बनाएंगे उस पर हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जितने भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको मिल सके। और शेयर करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियो पहुँच सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपको हिमालय पार की नदियाँ कौन हैं। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें बताइए। सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो इनमें से कौन सी जो नदियां हिमालय पार से हैं? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती हैं, जो तिब्बत चीन का है वहाँ से निकलती हैं। जो ये चेमांगडुंग ग्लेशियर है, कैलाश रेंज, वहीं से निकलती हैं ये तिब्बत से, जो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये हिमालय पार की नदियां हैं। शुंद भी हिमालय पार की नदियां हैं। और जो सतलज है ये भी हिमालय पार की नदियां हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो ये सिंधु है ये भी नदी जो तिब्बत के कैलाश रेंज से भी निकलती है सिंधु। और ब्रह्मपुत्र को आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ से निकलती है। तो चलिए, ऑप्शन बी सही हुआ। अगला प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में लिखना है, आपको व्यक्त करना है उसे। जो उसकी लंबाई है, कि जिसकी लंबाई जो सबसे अधिक होगी वो सबसे पहले आपको रखना है, उसके बाद जिसकी लंबाई होगी उसको रखना है। तो अवरोही क्रम दिया हुआ है, घटते क्रम में यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो सबसे लंबी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ये 2900 किलोमीटर है। जो कि भारत में कितनी बहती है? लगभग 916 किलोमीटर के करीब में बहती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। फिर गंगा, चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गंगा ये 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी उसके बाद आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी? नर्मदा आएगी। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें ऑप्शन ये सही है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब सबसे लंबी नदी भारत में पूछ रहा है। तो भारत में इसमें आपको दिख रहा है कि ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे लंबी गंगा थी, तो गंगा ही ठीक होगा, क्योंकि ये 2525 किलोमीटर है। तो चलिए बताइए कि गंगा का उद्गम कहाँ से है। आप लोग बताइए कि ये जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये कितने राज्यों में होकर बहती है, गंगा नदी जो है। तो चलिए बताइए, इस पे जो पंचनद है, 5 प्रयाग बनता है, उससे बताइए कि पांचों प्रयाग जो बनते हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। कमेंट में ज़रूर करके बताइए। हम एक दो बता दे रहे हैं। इसमें जो गंगा नदी का उद्गम है ये गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगोत्री ग्लेशियर जब पूछे अगर ऑप्शन में तो टिक करिए, वो नहीं मिल रहा है तो गोमुख या उत्तरकाशी, उत्तराखंड। तो चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। इसी पे जो ये पंच प्रयाग बनाता है
इसी में आकर यमुना गंगा में मिलती है। यमुना, और यमुना कहाँ पे आके मिलती है गंगा में? प्रयागराज में। तो पंचनद बनाता है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। जैसे विष्णु प्रयाग है, ये अलकनंदा और धौली गंगा से मिलने के बाद बनता है। तो ऐसे बताइए, जो नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, किन किन नदियों से मिलकर बनती हैं? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, गंगा नदी है जो ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी के बारे में और भी बातें हैं कि जैसे ये कितने देश से होकर गुजरती है, गंगा नदी बहती हैं। ये तो गंगा नदी 4 देश से होकर बहती है: भारत, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। और ये भारत में 5 राज्यों से एक और बहती है जो गंगा नदी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 5 राज्य हैं। वो 5 राज्यों के नाम हैं, पहला है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जो लंबाई है, ये सर्वाधिक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है गंगा नदी। और सबसे न्यूनतम जो बहती है झारखंड में, बहुत थोड़े से स्थान पे बहती है, वहाँ से टच करते हुए बहती हुई निकल जाती है जो गंगा नदी है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कह रहा गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो कौन कौन सी हैं जो नौगम्य नदियां हैं? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे अधिक लंबा सेतु है? जो सड़क सेतु है वो किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। भूपेन हजारिका जो सेतु है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसकी लंबाई जो है वो 9.15 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा सड़क सेतु इसी पे, ब्रह्मपुत्र पे। तो अगला प्रश्न हम लोग का, कह रहा है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो ये ब्रह्मा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान जो है वो किस स्थान से है? तो जैसा कि पता है, ये गंगा हम लोग कहाँ से, इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख, उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। तो गंगा उत्तराखंड से हो गई। और जब जो ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र जो है ये निकलती है तिब्बत से। और तिब्बत में भी कहाँ, जो ये चेमांग दुंग ग्लेशियर है जो वहीं से निकलती है, उत्तराखंड कैलाश रेंज से, तिब्बत से। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी होगा। तो अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो कावेरी का भारत में है, नर्मदा का भारत में है, गंगा का अभी बात की हम लोग कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें होगा? तिब्बत। क्योंकि तिब्बत कहाँ से, जो तिब्बत से निकलती है तिब्बत चीन में है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? चीन से है, तिब्बत से। तो ये भारत से नहीं उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र तो होगा। नर्मदा कहाँ से निकलती है?
तो नर्मदा जो है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक है, जो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकलती है। जब मैकाल रेंज आप जब भूगोल पढ़ेंगे पर्वत वगैरह, तो उसी में पढ़ाया जाएगा जो ये मैकाल श्रेणी है अमरकंटक जो है उसी के पास से, ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है वहीं से निकलती है नर्मदा। तो कौन सा इसमें से होगा? ब्रह्मपुत्र। जो ये नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब पर्वतों के बीच में दरार है, भ्रंश है, उसी के बीच में बहती है नर्मदा नदी। एक हम वहाँ से नर्मदा नदी बहती है और जाकर अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये हो गया है। तो अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से कह रहा है जो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो है निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी को हम लोग तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो पहले इसके हम लोग नाम को पता कर लें कि कहाँ पे कौन सा नाम इसका है। तो इसको ब्रह्मपुत्र ही नदी है, इसी को हम लोग तिब्बती भाषा में तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और जब भारत में प्रवेश करती है, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश में आके प्रवेश करती है। तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या रखा है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है कि दिहांग, इसी को या सियांग भी कहते हैं, दिहांग या सियांग। जब अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में जब प्रवेश करती है तो बहती हुई जब ये असम में पहुंचती है तो असम में इसका नाम वहाँ पे हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद जब ये निकलती हुई बांग्लादेश में जाके पहुंचती है तो इसको लोग जमुना कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई हम लोग जैसा कि पता है कितना है? 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में लगभग 916 किलोमीटर बहती है। और ये 4 देश में तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और भूटान में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो ये 4 राज्य हुए, वो 4 देश हुए। और जो नदी जो बहती 3 राज्य में है, लेकिन जो इसका अपवाह क्षेत्र मतलब इनकी सहायक नदियाँ ये जितने भी देश से पानी अपना लेती हैं उसको अपवाह क्षेत्र कहते हैं। कितने देश में फैली हैं इनकी सहायक नदियाँ, तो इसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने राज्यों में बहती है तो 3 राज्य। जब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है तो आपको 3 ही टिक करना है, तिब्बत, चीन वाला क्षेत्र हो गया, भारत और बांग्लादेश में। अब जब ये आपसे प्रश्न पूछेगा इसके अपवाह क्षेत्र कितने देश में है तो आपको एक भूटान भी टिक करना है। तो कितने हो गए? 4 हो गए, चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान। तो अगला प्रश्न हम लोग का, कह रहा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो अभी हम लोग बात किए हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत के पास में जो चीन है वहाँ पे मानसरोवर जो झील है उसके पास से किन नदियों का उद्गम है? तो जैसा कि हम लोग को पता है इसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तो सभी का उद्गम वहीं पे है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है का निर्माण करने वाली नदी है। जो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, कह रहा है कौन सी नदी इसका निर्माण करती है? तो कौन सा नदी करती है? ब्रह्मपुत्र ही करती है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है?
बताइए। तो जो ये कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो चलिए, जो बेतवा है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कह रहा किस नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए, अगला नदी है, प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हम लोग ने बात किया था, तो इसमें हिमालय से परे कौन सी है? सतलज ही है, क्योंकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से है? तिब्बत, मानसरोवर, चीन। तो क्या होगा? सतलज ही होगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कि बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी को। तो इसी को विनाशक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब ये बाढ़ लाती है अपने क्षेत्र में बरसात के समय में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही फैलाती है, तो इसीलिए विनाशक भी कहते हैं इसे। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। अभी पूछ रहा था बिहार का शोक, अब बंगाल का शोक पूछ रहा है। तो किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अमरकंटक पठार से दो ही नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा निकलती है और एक सोन निकलती है। नर्मदा भ्रंश घाटी में होते हुए ये अरब सागर में आकर बहती है। नर्मदा दो पर्वत श्रेणियों के बीच में सतपुड़ा और विंध्याचल विंध्य पर्वत है श्रेणी है जो उसी के बीच में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा और यह आके अरब सागर में गिरती है। और अमरकंटक से ही निकलकर सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो कौन सा हो गया? नर्मदा और सोन हो गया। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कह रहे तवा किसकी सहायक नदी है? तो जो ये तवा है ये किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है किसकी सहायक नदी है? बताइए। तो जो तवा है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो नर्मदा की और सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तवा हो गई, दूधी हो गई, शक्कर हो गई और हिरना हो गई। आपको ये 3-4 नदियाँ याद रखना है। और एक नदी है ओरियन नदी है, मुझे याद आ गया, ओरियन, तवा, तवा आपको पूछ ही रहा है, दूधी, शक्कर और हिरना। ये जो 5 नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कह रहा है कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है? तो चलिए, बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो किस नदी को? कोसी नदी को अरुण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अभी आपको बंगाल का शोक पूछ चुका है, बिहार का शोक पूछ चुका है, अब पूछ रहा है उड़ीसा का शोक। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को जाना जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। कह रहा है जो जाना पाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश का जो इंदौर है उसी के पास स्थित, कह रहा है उससे किस नदी का स्रोत है?
तो बताइए। तो ये जो चंबल है ये उसी का स्रोत है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करते चलेंगे, और भी जो 2-4 प्रश्न उससे बन सकते हैं उसके बारे में वो भी हम लोग बात करते रहेंगे, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, कह रहा भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो लवण के नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है बताइए। तो जो लुनीका है इसी को हम लोग लवण के नाम से जाना जाता है, और इसी नदी को लूनी कहते हैं। तो लूनी नदी कहाँ पे बहती है आप लोग बताइए। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। जो इसका उद्गम है ये अजमेर के पास से है। अजमेर के पास से कहाँ से? अरावली पुष्कर वैली से है, और ये जाके कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है नदी। और जो इस नदी है लूनी नदी है, इसमें कौन सा झील है? सांभर झील से होकर बहती है। ये जो नदी है ये सांभर झील से होकर, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सांभर झील से होकर कौन सी नदी बहती है। इस नदी को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, यही नाम है लूनी। इसी को लवणवती भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में साल्क रिवर कहा जाता है। और कोई खास बात नहीं है इस नदी में, इतने ही बात हम लोग अगर जान लेंगे तो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें खारा पानी और ताज़ा पानी दोनों पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लूनी नदी है इसमें खारा पानी और ताज़ा पानी दोनों पाया जाता है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात से निर्माण करती है। एक कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है? तो जो नर्मदा है यही कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बताइए कि नर्मदा कहाँ जाके गिरती है, और ये किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है नर्मदा नदी। और ये जो प्रायद्वीपीय नदी है, अच्छा इसका लंबाई बताइए कितना है नर्मदा नदी का, और ये कहाँ से निकलती है, और ये किन 2 नदियों के बाद तीसरी जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। और इस पे कौन कौन सा बांध जो है इस पे कौन कौन सा बांध स्थित है वो बताइए कि इस पे सरदार सरोवर बांध स्थित है या नहीं है, और ये कितने राज्य में होकर बहती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो कौन सा नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो कौन सी है? नर्मदा है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा और जो विंध्य श्रेणी है इसी के भ्रंश घाटी में बहती है, और ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पे सरदार सरोवर बांध जो है इसी नदी पे स्थित है, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। कितने राज्य में? 3 राज्य में बहती है। और इसी के मुहाने पे एक जो बंदरगाह है उसका नाम है क्या नाम? भड़ौच। तो ये जो नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? भड़ौच है, वही है। और सूरत भी किस नदी पे है?
ताप्ती नदी पे है। ये मत कर दीजिएगा कि सूरत नर्मदा नदी के तट पे है। और ये जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, वहीं पे भेड़ा घाट में धुआंधार झरना जो है बनाती है ये नदी। और इसकी सहायक नदी हमने बताया ही है कि तवा है, दूधी है, शक्कर है, हिरना है और ओरियन है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्या है अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से नदियों की कौन सा शेष 3 से विशिष्ट रूप में भिन्न है? तो इसमें कह रहा है तीनों जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन सा एक अलग है शेष से। तो इसमें कौन सा अलग है? नर्मदा। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो ये महानदी नहीं बनाती है। बाकी ये सब जो पश्चिमी घाट हैं वहाँ की नदियाँ हैं, ये जाके अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है। तो मांडवी कहाँ है? ये गोवा। और इसे क्या कहते हैं? गोवा की जीवन रेखा को, मांडवी नदी को। और गोवा में 3-4 नदियां हैं, चपोर, मांडवी, जुआरी और रोचल। तो मांडवी नदी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि इसे गोवा के जीवन रेखा कहते हैं। कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है ये नदी और गोवा में होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां हैं, ये अरब सागर में जाके गिरेंगी। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, इसी नदी के किनारे स्थित है। तो अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से कौन सा डेल्टा नहीं बनाएगी? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। जो पश्चिमी नदियां अरब सागर में आके गिरती हैं, पर्वतों से आती हैं, तो इनका जो बहाव है, फ्लो है, ये बहुत तेज़ी से होता है। इसी कारण ये जो पहाड़ को काटती हैं तो बहुत ज़्यादा काट के जो गाद होता है, मलबा होता है, वो लाती नहीं हैं और ये काफ़ी ऊंचाई से नदियाँ गिरती हैं। तो जो भी इनके साथ मलबा होता है वो ला के ढकेल के अरब सागर में गिरा देती हैं। तो जो ये डेल्टा है वो बनाने का कार्य नहीं कर पाती हैं। इतना तेज़ी इनका वेग होता है कि जो थोड़ा बहुत मलबा जो लाती हैं वो डायरेक्ट अरब सागर में गिरा देती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और ये जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो कौन सा नदी है? तापी। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कह रहा क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है और उसकी सहायक नदियाँ जो भी होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? सोन, तवा, नर्मदा और गोदावरी। तो ये तीनों नदियाँ जो है, नर्मदा, तवा और सोन नदी है, अमरकंटक से निकलती हैं। बाकी गोदावरी वहाँ से नहीं निकलती हैं। तो चलिए अब कमेंट में ज़रूर बताइए कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से है। कमेंट में बताइए आप लोग। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो अभी हम लोग ने बात किया कि अमरकंटक से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण कौन करते हैं? नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि भ्रंश घाटी में बहती हैं, जाकर ये अरब सागर में गिरती हैं। तो अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी हमने आपको बताया कि भ्रंश घाटी में सतपुड़ा और बिंद की श्रेणी के बीच में होकर बहती है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो कौन सा नदी होगा? तापी। हमने कहा नर्मदा, तापी,
जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है, यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश हैं, कौन सी नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा। एक तरफ नर्मदा चली आती है बहती अमरकंटक से निकलने के बाद, और एक जो सोन नदी अमरकंटक निकलने से बाद उत्तर की ओर बढ़ जाती है, वहां बहती है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछ रहा है, ना कि भारत की, दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, जो 1465 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? बृहदगंगा, बूढ़ी गंगा भी कह सकते हो। तो किस नाम से जाना जाता है, किसे बताइए? गोदावरी को। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो बताइए कि जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताइए गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? और गोदावरी की जो लंबाई है ये लगभग 1465 किलोमीटर है, और इसे एक नदी के नाम से और जाना जाता है। हम इसको कहते हैं कि दक्षिण गंगा कहते हैं इसे हम लोग, दक्षिण गंगा। और जो इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर जो है वहीं से है, पश्चिमी घाट से। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और जिसका अपवाह क्षेत्र है वो बांग्लादेश, वो महाराष्ट्र तो हुआ ही, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तीन तो हुआ ही, इसके बहती है जहाँ जहाँ से, तो इनका अपवाह क्षेत्र वहाँ हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीन राज्य ये और हैं जो इसका अपवाह क्षेत्र है। तो कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के गोदावरी निकलती है वहाँ से, इनकी सहायक नदियाँ जान लीजिए, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसकी सहायक नदियाँ क्या है? परवरा, भोला, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, पैनगंगा, बैनगंगा, इंद्रावती और सरवरी। तो इतनी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अभी हम इस पे एक बात किए हैं कि पैनगंगा तथा बैनगंगा किसकी सहायक नदी है। अभी हमने बताया था पैनगंगा, बैनगंगा, प्रणहिता, वर्धा, पूर्णा, परवरा, भोला, मंजरा, इंद्रावती, सरवरी, ये सब जितनी भी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पठार से है गोदावरी का उद्गम। ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो गोदावरी है डेल्टा क्या करती है? कौन सा आकार डेल्टा बनाती है? किस आकार का डेल्टा बनाती है? तो इस चापाकार डेल्टा। आपसे पूछा जाएगा कि गोदावरी का जो डेल्टा है किस आकार का है, तो किस आकार का है? चापाकार का है। और इसी गोदावरी पे एक परियोजना है जिसका नाम है कालेश्वर परियोजना। और कालेश्वर परियोजना कहाँ है? ये तेलंगाना में है। तो इसका कौन सा सही होगा? गोदावरी। तो अगला प्रश्न है, कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे देखिए जो उद्गम स्थल है और मुहाना वो दोनों कहाँ है? भारतीय क्षेत्र में है। तो कौन सा है? गोदावरी तो ही है। त्र्यंबकेश्वर पठार महाराष्ट्र से निकलती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में
राजमुंदरी यमन के आगे जाके गिरती है, उसी के पास में जो ये राजमुंदरी है वहीं पे है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। चलिए बताइए भाई, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? तो जो एक कावेरी नदी है कर्नाटक से निकलती है। चलिए, ऑप्शन में कर्नाटक है तो आपने कर दिया कि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, उसका उद्गम जो स्थल है कर्नाटक है। लेकिन जब आपको कर्नाटक ऑप्शन में ना दे तब क्या रहेगा? तो रे ब्रह्मगिरी, कावेरी ताल कर्नाटक से निकलती है। अगर उद्गम स्थल पूछे तो कर्नाटक, नहीं है तो ब्रह्मगिरी या कावेरी ताल से निकलती है। और ये सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी का मतलब होता है कि जो वर्ष भर इसमें पानी बहता रहता है। और कुछ नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं जो कि बारिश के ही समय में जो नदियाँ बहती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं कि जब उनमें पानी आता तब बहता है, नहीं सूखा रहता है, उसमें पानी बहुत कम रहता है। तो ये सदा नीरा है, क्योंकि जब एक मानसून लौटता है और एक प्रारंभ का मानसून, दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, तो इसीलिए वर्ष भर ये बहती रहती है। सदा नीरा नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और यह जो नदी है ये 3 बार 2 धाराओं को बांटती है और 3 द्वीप बनाती है ये नदी। तो चलिए, कौन कौन सा द्वीप है हम लोग उस पर बात करते हैं कि जो 3 धाराओं में बढ़ती है। ये पहले जैसे नदी ये चली जाके 2 धाराओं में बढ़ गई, फिर मिल गई, फिर आगे चली, 2 धाराओं में बढ़ गई, फिर मिल गई, फिर आगे चली, ऐसे 3 बार धाराओं में 2 धाराओं में बढ़ती है। तो पहले श्रीरंगपट्टनम, दूसरा शिवसमुद्रम, तीसरा श्रीरंगम। तो ऊपर के दोनों जो कर्नाटक में है और जो श्रीरंगम है ये तमिलनाडु में है। और कावेरी की कई सहायक नदियां हैं जो स्वर्णवती हैं, भावनी नदी है एक, और एक अमरावती है। तो ऐसे हेमवती नदी है, अर्कवती है। तो कई नदियां हैं जो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, जाकर बंगाल खाड़ी में तमिलनाडु के पास में गिरती है। और कल्लानी बांध जो है तमिलनाडु में इसी तंजावुर के पास में कावेरी नदी पे ही स्थित है। तो कावेरी नदी के बारे में हम लोग ने इतनी बातें चर्चा की है। तो जैसा कि कावेरी नदी पे एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उस नाम का है शिवसमुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पे है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कावेरी का उद्गम कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी में कहाँ पे? कावेरी ताल। तो अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी गिरती है, अभी हमने कहा था कि बंगाल खाड़ी में कहाँ गिरती है? तमिलनाडु के पास में गिरती है। तो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु के पास में। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कावेरी विवाद कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण, जो पवित्रता है उसकी, उसी के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अभी मैंने डिस्कशन किया है किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? कावेरी को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप से है? तो जो कृष्णा नदी है बताइए उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र के पास में है, पश्चिमी घाट से,
और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल है। और भी वहाँ कहाँ से, तो महाबलेश्वरम से है। और ये आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है, जो ये कृष्णा नदी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी जो नदी है दूसरे नंबर की, ये ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कहाँ? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से कहाँ? महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत हैं। वरना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ऐसे देववती कई नदियां हैं जो इनकी मूसी है, तो इसकी सहायक नदियां हैं। तो हम लोग अगला प्रश्न की पर बात करते हैं। तो कौन सा है? महाबलेश्वर से। अगला प्रश्न ये जो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो नदियां हैं इनके और बारे में हम बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनकी सहायक नदियां, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इस पे हमने बात भी की थी कि जो पंचगंगा है और दूधगंगा है, किसकी सहायक नदी है? तो बताइए किसकी सहायक नदी है? और एक ध्यान रखिएगा कि पैनगंगा, बैनगंगा तो कौन सी है? हमने इस पे डिस्कशन भी किया था। तो किसकी है भाई? और अभी भी हमने इस पे बात किया है, पंचगंगा तो किसकी है? कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? मतलब इनका उद्गम है। कौन सी दो नदियां हैं? तो हमने बात की थी नर्मदा और सोन नदी के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी जो है वो निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आप लोग बताइए। आपकी जो बात हो रहा है दामोदर नदी पे बात हो रहा है। इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है कि दामोदर नदी का कहाँ से है। तो आप लोग बताइए, दामोदर जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है भाई? तो ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इसके बारे में और क्या जानकारी हो सकती है दामोदर नदी के बारे में? बताइए कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। तो चलिए हम लोग और भी नदियों के बारे में प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग जो भारत की प्रमुख नदियां हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, भेजते रहें कि जिससे वीडियो और काफ़ी लोगों को मिल सके, उन्हें भी मदद मिले। क्योंकि ये एक टेस्ट है MCQ के माध्यम से, इससे जो आपका लेवल है उसको पता लग जाएगा कि कितना है। और आने वाले एग्ज़ाम में जो अगर नदियों से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जितना हम बता रहे हैं अगर वो आप लोग नोट कर ले रहे हैं या उसे याद करते हैं तो वो भी प्रश्न को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।